Now concepts and conventions, this is again theory. Accounting concepts, साथ में क्या लिखा है? Principles and conventions. Principles and conventions. You don't have to open anything, just pay attention. तुमको कुछ नहीं ओपन करना है, तुमको यहीं से पढ़ना है. जब भी तुम लोग पढ़ोगे तो इसके लिए कुछ तुमको लिखना नहीं है. You don't have to write any notes. You have to read and you have to learn it by heart. Concepts and conventions from study material. Now concepts and conventions, accounts में एक तो होता है rules, that is known as principles, और एक होते हैं मेथड्स. ये रूल्स को प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के मेथड्स जिनको हम बोलते हैं पॉलिसीज. तो ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है ना, ये रूल्स है. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर रूल्स. और कितने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है? यू कैन चेक हियर. वी हैव गॉट नंबर 1 एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये रूल है, अकाउंट्स का रूल है. और ये रूल से अकाउंट्स में बुक्स बनाने में क्लैरिटी मिलती है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी. So these are your concepts and conventions, जिसमें going concern, accrual and consistency, ये तीन को बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. क्या बोलेंगे इनको? हाँ, we call it as fundamental accounting assumptions. These three are fundamental accounting assumption. By default, it is followed. When not followed, then a disclosure is to be given. When not followed, disclosure is to be given. अब मैं तुमको एक एक बता देता हूँ, और एग्जाम में इन्हीं पे क्वेश्चन आ सकता है. और तुम जब पास्ट पेपर्स देखोगे ना, तो बहुत बार मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, गोइंग कंसर्न पूछा हुआ है. तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. सबसे पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी कॉन्सेप्ट ये रूल्स है, ये अकाउंट्स के रूल्स है. There is a person Mr. A. There is a person Mr. A. लेकिन मिस्टर ए बोलेंगे उसको घर पे. उसका बिजनेस है, और बिजनेस में उसको मिस्टर ए नहीं बोला जाएगा. तुमको सबको मालूम है मिस्टर और मिसिस के जगह पे यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेसर्स ए एंड कंपनी. तो एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है सेम पर्सन मिस्टर ए जब बिजनेस करता है तो दो एंटिटीज में डिवाइड हो जाता है. At home, Mr. A and the same person in business is known as Messrs. A and Company. इसको हम लोग बोलते हैं Messrs. A and Company. अब क्या है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनता है वो बिजनेस का बनता है. जो हम लोग बुक्स बनाते हैं ना, बुक्स, वो बिजनेस की बुक्स होती है. सो अगर Messrs. A and Company ने अगर मिस्टर ए से कुछ गुड्स, कैश, कुछ भी अगर लिया है घर से, तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस. क्या बोलते हैं हम लोग? अगर कैश आया तो बोलते हैं कैश टू कैपिटल, घर से कैश आया. घर से अगर बिजनेस के बैंक में पैसा आया तो हम लोग बोलते हैं बैंक टू कैपिटल. घर से अगर गुड्स आया तो बोलते हैं परचेजर्स टू कैपिटल. घर से अगर एसेट्स आया तो हम बोलते हैं एसेट्स टू कैपिटल. सो देयर कैन बी ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर एंड हिज ओन बिजनेस बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट घर और बिजनेस को अलग करता है और हमको बता देता है कि हमको बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस लिखने हैं. अगर बिजनेस से घर पे कैश गया तो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स टू कैश. गुड्स गया तो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स टू परचेजर्स. एसेट्स गया तो बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. सो अगर हम लोग बिजनेस के बैंक से घर में अगर पैसा लेके जा रहे हैं, बिजनेस के बैंक से अगर पैसा निकाला घर पे, तो बोलते हैं ड्राइंग्स टू बैंक. सो घर पे जो भी जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. और घर से जो भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट इट हैज बिकम वेरी क्लियर
that in business books we have to write business transactions only. ये घर के ट्रांजैक्शंस है, ये बिजनेस के बुक्स में नहीं आने चाहिए। घर पे कैश गया, वो कैश से हमने बर्थडे पार्टी मनाई। घर पे कैश गया, वो कैश से घर पे अपना पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया, तो वो बिजनेस के बुक्स में नहीं आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम लोगों को बाइफर्केशन ही नहीं मालूम पड़ता था। हम लोग बिजनेस के पीएनएल में देखते थे धोबी एक्सपेंसेस, मिल्कमैन एक्सपेंसेस, अरे ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं हो पाता था। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर सेपरेटेड। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट्स ऑल पर्सनल एंड business transactions. In business we record only and only business transactions. If something is introduced from home, then business says capital introduced. If something is taken at home for personal use, then it is known as drawings. So I said there can be transaction between the owner and his own business as per entity concept. Punchline याद रखना, entity concept separates business and personal transactions. Entity concept separates business and personal transactions, and there can be transaction between the owner and his own business because of entity concept. Because of entity concept, in business we write only and only business transactions. मैंने पंचलाइन में तीन बोला मैंने। पहले तो एंटिटी कॉन्सेप्ट घर और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सेपरेट करता है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला मैंने, owner and business, there can be transaction between the owner and his own business, and third है in business we record only and only business transaction. तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता ना तो कितना कंफ्यूजन होता। मैं बोलता हूँ ना, ये अकाउंटिंग को ज्यादा क्लियर करता है। ये रूल फॉलो करने में कोई अपने को हार्म नहीं है। इनफैक्ट ये रूल फॉलो करने से अकाउंटिंग ज्यादा क्लैरिटी से हम लोग कर पाते हैं। लेकिन बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस लिखने चाहिए, लेकिन कैसे लिखने चाहिए उसके लिए अपने पास अगला कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्या ये, हाँ ये इन्होंने कोई भी ऑर्डर में दिया रहेगा, मैं तो मेरा ऑर्डर रखूंगा कि पहले तो घर और बिजनेस को अलग कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि बिजनेस के बुक्स में बिजनेस का ट्रांजैक्शन, इन बिजनेस बुक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट How to record the transaction? By following dual aspect concept. Dual aspect concept का मतलब है every transaction will be recorded with double effect, debit and credit. These are the effects, plus and minus of accounts. Debits and credits are effect का मतलब होता है plus and minus of accounts. जैसे मैथ्स में रूल होता है प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये अकाउंट्स का प्लस माइनस ही तो है। डेबिट डेबिट ऐड, 100 डेबिट 100 डेबिट टोटल डेबिट 200, क्रेडिट क्रेडिट ऐड 100 क्रेडिट प्लस 100 क्रेडिट टोटल क्रेडिट इज 200। फिर उसके बाद में डेबिट 100 क्रेडिट 50, तो 100 and 50 कम्स टू बैलेंस 50, लेकिन बड़े का साइन प्लस माइनस इज माइनस, बट बड़े का साइन माइनस माइनस इज प्लस, बड़े का साइन, बस वही है। डेबिट 100 क्रेडिट 50, so net debit 50, credit 150 debit 100, so net credit 50. So this is nothing but plus and minus of accounts. So how to write the books of accounts? By giving double effect. By giving double effect. For every debit there has to be corresponding credit, for every credit there has to be corresponding debit. हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट के लिए डेबिट। इसी के वजह से तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टैली होती है और बैलेंस शीट टैली होती है, क्योंकि एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट से, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो अपने को सामने बैलेंस शीट के दर्शन होते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, समझा क्या नहीं? कैपिटल 20, 80 का लाइबिलिटीज 100, तो एसेट्स 100, समझा क्या नहीं? उसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। कैपिटल कितना है 20 है और एसेट्स है 100 माइनस 80, तो वो भी कितना हो जाएगा 20।
सो हमको ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही अकाउंटिंग इक्वेशन मिलता है दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमको ये बता देता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना उसका डबल इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन डबल इफेक्ट किस पे? हमारे बुक्स में हमारे पे डबल इफेक्ट। ऐसा नहीं मैंने कैश लिया तो तूने दिया मैंने लिया, दो इफेक्ट हो गया। नहीं नहीं, मैंने कैश लिया ना तो मेरे को कैश आया और सामने दूसरा अकाउंट मेरा ही बुक्स में होना चाहिए, समझा क्या नहीं? सो डबल इफेक्ट अपने पे, क्योंकि लुक टू द ट्रांजैक्शन फ्रॉम आवर साइड ओनली, अपने पे अपना डबल इफेक्ट देखने का, दूसरे का इफेक्ट अपने को देखने की जरूरत नहीं। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तुमको पूछा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन एज पर विच कॉन्सेप्ट, तो अपना आंसर होना चाहिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट। एंड एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। क्या बोला मैंने? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये अपना ड्यूअल एस्पेक्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन है और ड्यूअल एस्पेक्ट ही हमको बताता है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंट्स की बुक्स लिखना सिखाता है, लेकिन फिर लिखने के लिए ट्रांजैक्शंस कौन से होने चाहिए, तो वो अपने को अगला कॉन्सेप्ट बताता है। ट्रांजैक्शन वही होने चाहिए जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो, वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का खाली मतलब है मनी का एक्सचेंज नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और गुड्स वर्थ। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या सॉरी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, गुड्स नहीं, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। या तो पैसे का एक्सचेंज होना चाहिए और इक्विवेलेंट टू रुपीज। आई एम टेलिंग यू, अगर खाली एक्सचेंज ऑफ मनी होता तो तुम बोलोगे सर खाली छुट्टा पैसा ही रिकॉर्ड करोगे, मैंने 500 का नोट दिया, तुमने 100 के, मेरे को 5 नोट दिए, खाली यही रिकॉर्ड करेंगे? अरे इन अकाउंट्स मनी मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर मैंने मेरी साइकिल दी और तुमसे स्कूटर ले लिया, पुराने बजाज के स्कूटर भी 15 से 20 हजार के आते हैं, नई साइकिल भी 15 हजार की आती है, मेरी साइकिल दी तुम्हारे से स्कूटर लिया, तो तुम बोलोगे बार्टर एक्सचेंज। अरे बार्टर एक्सचेंज नहीं रिकॉर्ड होगा, इनकी मॉनेटरी वैल्यू है। साइकिल की मॉनेटरी वैल्यू 15,000 है और स्कूटर की भी मॉनेटरी वैल्यू 15,000 ही है। सो मैं एंट्री पास करूंगा स्कूटर अकाउंट डेबिट टू साइकिल, क्योंकि दोनों को वैल्यू कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इफ आई कैन नॉट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। फ्री सैंपल्स रिसीव्ड, मेरे को फ्री सैंपल्स मिला है तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फुकट का कुछ मिल गया तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग बीमार होते हैं ना, हम लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ऑक्सीजन इन कैश आउट। क्या बोला मैंने? लेकिन अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना तो वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना आप लोग, कि मॉर्निंग में जाएंगे तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। वहां पे भी वही है, ऑक्सीजन इन लेकिन नो कैश आउट। फुकट का है, फ्री का है, समझा क्या नहीं? सो एक्सचेंज होना चाहिए मनी और मनी वर्थ। एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज मनी इन अकाउंट, और एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ होना चाहिए। अच्छा, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक चीज और बोलता है कि मनी का मतलब क्या? मनी का मतलब हमारी रिपोर्टिंग करेंसी INR, इंडियन रुपीज। मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं और मैं डॉलर्स में परचेज और सेल कर रहा हूं तो मेरे बुक्स में डॉलर्स नहीं आना चाहिए। मालूम पड़ा रुपीज रुपीज रुपीज, 2 ट्रांजैक्शन डॉलर के आ गए, एक ट्रांजैक्शन आ गया स्टर्लिंग का, एक आ गया पाउंड का, एक रशियन रूबल्स आ गया। अरे ऐसे नहीं चलता है। हम लोगों को हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही बोलता है कि अपने को रिकॉर्ड तो करना है मनी के ट्रांजैक्शंस, लेकिन हमारे रिपोर्टिंग करेंसी में, हमारे रिपोर्टिंग करेंसी, अवर रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीज। सो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल फॉरेन करेंसीज इनटू इंडियन रुपीज एंड देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, कोई चीज अगर मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो कितना भी इंपॉर्टेंट होने दो। इन अकाउंट्स वी रिकॉर्ड इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, इन अकाउंट्स वी रिकॉर्ड बट फाइनेंशियल इवेंट्स, विच इवेंट्स? फाइनेंशियल इवेंट्स। हम लोग फाइनेंशियल इवेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। फाइनेंशियल इवेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। परचेजेस इज अ ट्रांजैक्शन क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। सेल ऑफ गुड्स इज अ ट्रांजैक्शन क्योंकि वो इनकम है, लेकिन परचेज और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अनसोल्ड गुड्स है।
वो तो परचेज किया हुआ गुड्स जो बिका नहीं ना, वो अनसोल्ड गुड्स है, उसको इवेंट बोलते हैं, बट वो फाइनेंशियल इवेंट है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। नेट प्रॉफिट कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है, इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। सो नेट प्रॉफिट इज एन इवेंट, we do record that event because it is a financial event. It is a financial event. For profits we pass the transfer entry, from trading we transfer to P&L, from P&L we transfer to capital. Profits के लिए हम लोग खाली ट्रांसफर एंट्रीज पास करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज एन इवेंट। सो एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, we not only record transactions which are in which exchange of money or money's worth is involved, but we also record those events which are of financial nature. Death of a director, it's a very very important event. डायरेक्टर की डेथ हो गई, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल इवेंट नहीं है ना। डायरेक्टर की डेथ हो गई तो डेथ टू न्यू लाइफ अकाउंट डेबिट टू डेथ गोज आउट, न्यू लाइफ कम्स इन। तो ये सब नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। हैव यू गॉट इट? वी इवन रिकॉर्ड काउ गिविंग बर्थ टू अ काफ। समझा कि नहीं? लाइफ स्टॉक की अकाउंटिंग करते हैं ना, गाय ने एक बछड़ा दिया, बछड़ा पैदा किया, पहले इनकी अकाउंटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता था, बट अब इनकी भी अकाउंटिंग होती है। समझा क्या नहीं? सीधा काफ अकाउंट डेबिट टू P&L क्रेडिट, और वैल्यू क्या लेंगे? फेयर वैल्यू। आज मैं खरीद के लाता तो कितने में खरीद के लाता, वो वैल्यू उसको देंगे। सो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज तो मिल्क को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। मिल्क भी तो जैसे काउ ने हमको काफ दिया, वैसे डेली हम लोग मिल्क भी तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये सब की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये सारे मॉनेटरी आइटम्स है, इनकी अकाउंटिंग पॉसिबल है। हैव यू गॉट इट? सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं अलाउ करता है उन आइटम की अकाउंटिंग जिसको मॉनेटरी हम लोग जिसको हम लोग है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 कंपनी सेक्रेटरी, एक इंजीनियर है, और उन्होंने जब जॉब के लिए आए थे ना तो सबने लिखा था इफ गिवन दिस जॉब वी विल प्रूव टू बी एन एसेट टू दिस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बैलेंस शीट में नहीं लिख दिया 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी कीमत, एक कंपनी सेक्रेटरी इसकी वैल्यू इतनी, इंजीनियर इसकी वैल्यू इतनी, क्योंकि उन्होंने बोला था हम लोग एसेट बनेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस cannot be shown as asset as per money measurement concept because asset का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है। ये नहीं मॉनेटरी वैल्यू में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो वैल्यूएशन तो कर लेंगे, बट उन पे एसेट का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है। ये भी नहीं बोलने का कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेलेबल कमोडिटी, ये भी नहीं, उस पे एसेट का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एसेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इट इज अ रिसोर्स, एसेट इज अ रिसोर्स। वो एक रिसोर्स होता है, और रिसोर्स मतलब कमाने का जरिया, तो डेफिनेटली ये कमाने का जरिया ही है। अगर मेरे पास स्किल्ड स्टाफ काम कर रहा है तो वो मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देता है। दे आर रिसोर्स बट कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। आई कैन नॉट कंट्रोल ह्यूमन बींग्स, मैं ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या ना लाइट का बटन है, मैं बंद चालू कर सकता हूँ मेरे कंट्रोल में, बट आई कैन नॉट कंट्रोल ह्यूमन ब्रेन्स। मैं ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस दिन मन खराब हुआ निकल जाएंगे वो लोग, दूसरे जगह पे जॉब देख लेंगे। वर्कर्स लेबर्स अपने पास काम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और दूसरे जगह पे जाके बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लेबर्स है और हाई सैलरी पे काम करते हैं, अपने यहां से निकल जाते हैं। सो ह्यूमन बींग्स में वो जो कंट्रोल वाला क्राइटेरिया है ना, वो कंट्रोल वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड टू ह्यूमन रिसोर्सेस, इट इज नॉट अप्लाइड टू ह्यूमन भी रिसोर्सेस ही है। अरे HRD बोलते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये भी रिसोर्स है, लेकिन इनको हम लोग एसेट्स नहीं शो कर सकते, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है यहाँ पे कंट्रोल वाला क्राइटेरिया मिस है, तो ये एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जबकि मैंने लाइफ स्टॉक को रिकॉर्ड किया है, ह्यूमन बींग्स भी तो ब्रीथ करते हैं, लाइफ स्टॉक भी ब्रीथ करते हैं, वहां पे हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे बैलेंस शीट में आते हैं, उनकी अकाउंटिंग पॉसिबल है, बट ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, जो मैंने इतना डिटेल में तुमको समझाया ना, जब तुम रीड करोगे तो छोटा सा एक्सट्रैक्ट मिलेगा तुमको, इतना डिटेल में मिलेगा ही नहीं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और घर को अलग किया और बता दिया बिजनेस में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आएंगे, घर के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, ओनर और बिजनेस को सेपरेट कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच सेपरेट्स ओनर एंड बिजनेस। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल ट्रांजैक्शंस, सो दैट वी कम टू नो एग्जैक्टली बिजनेस में लिखना क्या है और कैसे लिखना है। बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम से ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करो, उससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और लिखोगे क्या?
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एनीथिंग, एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर. लेकिन इन आवर रिपोर्टिंग करेंसी, व्हाट आई सेड, इन आवर रिपोर्टिंग करेंसी इज INR. हमारी रिपोर्टिंग करेंसी है इंडियन रुपीज, क्योंकि रुपया ना नेपाल में भी है, रुपया पाकिस्तान में भी है, तो हम लोग हमारे रुपए की बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे रुपीज में रिकॉर्ड करेंगे. ये लो 3 हो गया. उसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगला कॉन्सेप्ट आता है हाँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज इट इज अ साइंस बट मैन मेड साइंस. Accounting cannot be accurate science like physics, chemistry, biology. It is a man-made science. It cannot be as accurate as physics, chemistry and biology क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट सेम आते हैं और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी सेम रिजल्ट्स नहीं दे सकता है. आज मैं कल का लेक्चर अनाउंस करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ ना, कल की क्लास 1 बजे. ऐसे थोड़ी अनाउंस करता हूँ कि कल ये बिल्डिंग रहेगी तो लेक्चर होगा, कल सुनामी नहीं आई, अर्थक्वेक नहीं आया तो लेक्चर होगा, कल मैं रहा तो लेक्चर होगा. ऐसा हम लोग अनाउंसमेंट नहीं करते. अजम्पशन ये रहता है कि सब रहने वाले हैं, कल 1 बजे का लेक्चर है, ये टाइम पे सबको आना है. तो अजम्पशन यही रहता है, वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म. भरोसा तो नहीं है अगले पल का, अगले 1 मिनट में क्या होएगा मालूम नहीं. एक सांस बाहर निकली, अंदर गई, वापस बाहर निकली नहीं, खत्म. बट अजम्पशन यही है लॉन्ग टर्म का. आज कोई नया फ्रेंड मिलता है तो नंबर एक्सचेंज करते हैं ना, और उसको बोलते हैं ठीक है कल फिर मिलेंगे, फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं. ऐसा थोड़ी है बात कर लो बोले जाने वाला है 5 मिनट में मर जाएगा, ऐसा थोड़ी सोच के चलते हैं. तो वैसे ही कंपनी की अकाउंटिंग भी ऐसी होती है. कंपनी के लिए यही अजम्पशन होता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म है, निरंतर है, लगातार है, जनरेशन टू जनरेशन चलेगी. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाऊंगा मैं. ये एसेट खरीदा है 10 साल डेप्रिशिएट करूंगा, मतलब एसेट की लाइफ से बड़े बिजनेस की लाइफ है. ये एसेट है, पॉलिसी बनाई है 10 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 10 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड से तो यही एज्यूम कर लिया मैंने ये एसेट की लाइफ 10 साल से ज्यादा चलने वाली है. सॉरी, बिजनेस की लाइफ 10 साल से ज्यादा चलने वाली है. ऐसे तो 10-10 साल के बहुत सारे एसेट्स आएंगे और जाएंगे. किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि जब एसेट खरीदते हैं कि 10 साल चलेगा. ये नहीं सोचते हैं कि अरे 2 साल में बिजनेस बंद हो गया तो क्या करोगे. assumption तो यही रहता है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल रन फॉर एवर अनलेस एंड अनटिल कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाए, लॉसेस आ जाए और बिजनेस बंद होने की नौबत आ जाए. अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड बिजनेस इज गोइंग कंसर्न. बिजनेस चलते रहेगा और बिजनेस चलते रहेगा और हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते रहेंगे. लेकिन क्या है ना, अगर बिजनेस चलते रहा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस चलते रहा, मैं तुम लोगों को पूछूंगा तुम पढ़ाई कैसा करते हो, तुम बोलते हो अच्छा पढ़ते. तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक आ गए, 12th पास कर लिया. मैं तुमको पूछूंगा अरे पढ़ाई तो करते हो लेकिन क्या रिजल्ट क्या है. तुम्हारी आज तक कोई एग्जाम ही नहीं हुई, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक आ गए, सपोज कोई एग्जाम ही नहीं हुई, तो मैं पूछूंगा कैसा पढ़ते हो, बोलो रोज जाते. अच्छा ही पढ़ते हम लोग, तुम्हारे परफॉर्मेंस का मालूम ही नहीं, बराबर. लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब इट इज मीनिंगलेस, तुम्हारी पढ़ाई मीनिंगलेस है. अगर मेरे को परफॉर्मेंस ही मैं एसेस नहीं कर सकता हूं तो कोई मतलब ही नहीं है. सो ये जो लॉन्ग टर्म लाइफ है ना, ये इतनी गोइंग कंसर्न वाली लंबी लाइफ है, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट? हाँ, ये लॉन्ग टर्म लाइफ को, जैसे तुम्हारे जो एकेडमिक लाइफ है उसको 12 मंथ्स में डिवाइड किया जाता है ना, उसको बोलते हैं एकेडमिक ईयर. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एकेडमिक ईयर तुम्हारा राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जूनियर सीनियर हर साल एग्जाम्स हुए हैं, हर साल का रिजल्ट है और उससे पता चलता है 2 स्टूडेंट के बीच में कौन बेटर है कौन बेटर नहीं, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो एवरी ईयर योर परफॉर्मेंस इज एनालाइज विथ योर रिपोर्ट कार्ड्स. सो हम तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक करते हैं. वैसे ही अगर बिजनेस कंटिन्यूटी में चल रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाइड है, बिजनेस निरंतर लगातार चलते रहेगा, तो इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और बोलते हैं ये जो लाइफ है ना, एंडलेस लाइफ, इसको हम 12 मंथ्स में ब्रेक करेंगे. 12 मंथ्स में ब्रेक करेंगे और उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर. क्या बोलेंगे? एवरी फाइनेंशियल ईयर वी विल प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, दैट इज P&L स्टेटमेंट.
P&L स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रिपोर्ट. एंड वी विल ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडेड. क्या बनता है? और बैलेंस शीट बनता है टिल द बैलेंस शीट डेट. वो फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, टिल द ईयर एंड. क्या बोलते हैं उसको? सब जगह पे बोला रहेगा एज ऑन, बैलेंस शीट एज एड, एज ऑन. लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन नहीं बनता है, एज एड नहीं बनता है. जिस दिन बिजनेस चालू हुआ था ना, उस दिन से लेके ये साल के एंड तक. बिजनेस अगर 10 साल पहले बना था तो जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन से लेके ये साल के एंड तक जो डिटेल्स है वो बैलेंस शीट में है. टिल द ईयर एंड. क्या बोला मैंने? इट इज नॉट एज ऑन. एज ऑन को चेंज करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए. वो क्यूमुलेटिव होता है. बैलेंस शीट उस दिन का नहीं होता है, क्यूमुलेटिव होता है. आज तुम कैपिटल शुरू में इन्वेस्ट किया था, जिस दिन फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट किया था वो भी है उसके अंदर. फिर बीच बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी है. हर साल का प्रॉफिट भी है. तो वो जो कैपिटल का फिगर है वो सिर्फ उसी दिन का थोड़ी है. इतने साल का जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है, इतने अलग अलग साल का जो प्रॉफिट एडेड है वो है, वो क्यूमुलेटिव फिगर है. सो बैलेंस शीट एज ऑन नहीं, टिल द ईयर है. लिखते समय सब एज ऑन लिखते हैं, एजेड लिखते हैं, बट ट्रू मीनिंग है इट इज टिल द बैलेंस शीट है, टिल द ईयर एंड. जिस दिन बिजनेस चालू हुआ ना उस दिन से लेके आज तक का क्यूमुलेटिव फिगर है. और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द ईयर. करंट ईयर का इनकम माइनस एक्सपेंस, करंट ईयर का. लेकिन ये जो पीरियड डिवाइड होता है ना 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, ये एज पर विच कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट? हाँ, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अगर कोई कंपनी को हम पूछते हैं तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, बोला अच्छा चल रहा है, सबकी पगार आ जाती है, टाइम टू टाइम सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है अच्छा ही चल रहा है, पैसा है बैंक में है. एक्चुअल परफॉर्मेंस कभी नहीं मालूम पड़ता था. लेकिन ये 12 मंथ्स में हम लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं. बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है पिछले साल से ये साल कैसा परफॉर्म किया, ये साल से अगला साल क्या प्लानिंग करनी है. वी कैन सी द पास्ट, वी कैन डिसाइड फॉर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया. अरे इंटरनल एनालिसिस के लिए 3-3 महीने के और हम लोग डिवीजन करते हैं. इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं एज पर इंडिया, एज पर AS25. एज पर AS25 वी प्रिपेयर एज पर इंडिया 34 इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. 3-3 महीने की रिपोर्ट्स बनती है. ये 1 साल की रिपोर्ट तो अपने को इनकम टैक्स के लिए चाहिए, लेकिन इंटरनल एनालिसिस के लिए हर 3-3 महीने में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जस्ट टू चेक अपना कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है. सो छोटे छोटे पीरियड्स भी होते हैं बट वो इंटरनल पर्पस के लिए. वेरएज 12 मंथ्स जो है ना वो लीगल रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स. देख लो कितने कॉन्सेप्ट कर दिए. सबसे पहले कौन सा किया? एंटिटी कॉन्सेप्ट. घर बिजनेस अलग, सारे घर के बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग, बिजनेस के बुक्स में बिजनेस का ट्रांजैक्शन. इसीलिए घर और बिजनेस अलग होने से क्या हो गया? देयर कैन बी ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर एंड हिज ओन बिजनेस. लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा किया? बिजनेस तो अलग हो गया. अब बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करके. एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव डबल इफेक्ट. और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमको एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या देता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. फिर नंबर 3, अब रिकॉर्ड क्या करना है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. So in books we record transactions and events. We record of financial nature. We don't record human resources because of asset definition is not satisfied. Control criteria is missing. So money measurement concept is not applied on human resources. फिर उसके बाद में कौन सा किया? एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया और मनी मेजरमेंट हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया. फिर क्या बोला हम लोग ने? नहीं, फिर गोइंग कंसर्न आया ना. गोइंग कंसर्न कहाँ हो गया? अभी तक 3 कौन सा हुआ? एंटिटी हो गया. एंटिटी के बाद में ड्यूअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट. गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस लाइफ निरंतर लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. और वो जो छोटे छोटे इंटरवल्स है वो कितने मंथ्स के होने चाहिए? 12 मंथ्स. एंड वी कॉल इट एज फाइनेंशियल ईयर. क्या बोलते हैं उसको? लेकिन वो 12 मंथ्स में अपने को परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे?
वो 12 मंथ्स में हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, उसके लिए और एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है मैच रेवेन्यूज विद द कॉस्ट, मैच इनकम विद द एक्सपेंस। परफॉर्मेंस कैसा पता चलेगा? परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट या लॉस, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है ना, इसमें मैच योर रेवेन्यूज विद द कॉस्ट, मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज विद द कॉस्ट। लेकिन जब मैं रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करता हूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में रेवेन्यूज और कॉस्ट कौन से कॉन्सेप्ट से लेने चाहिए? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यू हैव टू मैच रेवेन्यू, you have to match income. Revenue means income. You have to match the cost, that is expenses. But as per which concept? Accrual concept. Accrual concept बोलता है करंट ईयर में करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर में करंट ईयर का एक्सपेंस। तुम बोलोगे सर एक्सपेंसेस पूरा पेड नहीं है, करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का है ना, पेड प्लस पेबल, पेड प्लस इनकम। करंट ईयर में पूरा रिसीव्ड नहीं हुआ है करंट ईयर का, बट है ना करंट ईयर का रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल। सर पिछले साल का ले लो क्या? नहीं लेने का। अगले साल का ले लो क्या? नहीं, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। ना तो नेक्स्ट ईयर की इनकम लेनी है ना प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेड प्लस पेबल। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया तो प्रीपेड करके हटा देने का, पिछले साल का पे किया तो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हैव यू गॉट इट? करंट ईयर में पीरियोडिक बेसिस पे जाना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बेसिस पे नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है टेक इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन पीरियोडिक बेसिस। सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं तो क्या है ना, करंट ईयर की इनकम माइनस करंट ईयर का एक्सपेंस करोगे तो ही तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। अगर तुम बोलोगे इनकम में पिछले साल का रिसीट्स भी ले लो, अगले साल का कुछ मिला वो भी ले लो, करंट ईयर का भी ले लो, पेमेंट में भी करंट ईयर का पेमेंट भी ले लो, अगले साल का पेमेंट को भी एक्सपेंस मान लो, पिछले साल का पेमेंट भी आज किया उसको भी एक्सपेंस मान लो, तो फिर अपने को इनकम माइनस एक्सपेंसेस से नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर वेरियस ईयर्स। अपने को नेट प्रॉफिट फॉर वेरियस ईयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो देख लो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या मैच करने का है? रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। क्या बोलता है? लेकिन रेवेन्यू और कॉस्ट, इनकम और एक्सपेंस लेना कौन से कॉन्सेप्ट से है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है टेक पीरियोडिक बेसिस, current year income received plus receivable, current year expense paid plus payable, so you will get net profit for the year. Have you got it? So देख लो और एक कॉन्सेप्ट हो गया एक्रूअल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस should not be taken on receipts or payment basis, it should be taken on periodic basis as per the period। करंट पीरियड का इनकम एक्सपेंस लेना चाहिए अपने को, ताकि अपने को प्रॉफिट फॉर करंट ईयर मिले। सो देख लो अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर 1 एंटिटी, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम डॉलर्स में अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको रुपीस में करना पड़ेगा, बराबर। और हम लोग ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियल नेचर के नहीं है। ऐसे इवेंट्स मैंने एग्जांपल दिया था, डेथ ऑफ अ डायरेक्टर, कैन यू रिकॉर्ड दिस? नो, वी कैन नॉट रिकॉर्ड। हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से इवेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं, बट फाइनेंशियल इवेंट्स होने चाहिए। फिर पीरियोडिक कॉन्सेप्ट अपने पीरियड्स डिवाइड कर देता है, जो गोइंग कंसर्न एंडलेस लाइफ दे रहा है ना, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करता है, एंड ईच पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स नोन एज फाइनेंशियल ईयर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑन पीरियड बेसिस, नॉट ऑन पेमेंट और रिसिट बेसिस। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है वो जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने इनकम और एक्सपेंसेस निकाल के दिया है ना, उसको मैच करो एंड चेक द परफॉर्मेंस, यू विल गेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है, बिजनेस लाइफ इज एंडलेस, और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी है गोइंग कंसर्न। फिर क्या आ गया? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बाद में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के पहले मैं करना चाहता हूं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बोलो ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस मैच करते तो अपने को मिलता है नेट प्रॉफिट, एज पर विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम और एक्सपेंसेस रिसीट्स पेमेंट्स बेसिस पे लेना या पीरियड बेसिस पे लेना? पीरियड बेसिस पे लेना। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बात कर रहा है इनकम पे, कि इनकम लेना तो करंट ईयर का है, लेकिन इनकम रिकॉग्नाइज कब करें? इनकम लेना तो करंट ईयर का ही है, इनकम लेना करंट ईयर का ही है। प्रीवियस ईयर की इनकम करंट ईयर में नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर की इनकम आज नहीं आएगी, लेनी तो करंट ईयर में। लेकिन इनकम की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है।
मैंने तुम लोगों को गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचते ही मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं, कुछ प्रोसीजर होता है। आज तुम मैकडोनल्ड्स में कॉल करते हो, तुम मेरे को कॉल करोगे, बराबर, आई एम मैकडोनल्ड्स, यू कॉल मी, द मोमेंट यू कॉल मी आई टेक योर नेम, बराबर ना? जैसे मैं मैकडोनल्ड्स में कॉल करता हूं ना, तो वो लोग जैसे ही कॉल जाता है ना, सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मिस्टर शर्मा, तो मैं बोला अरे अपना नाम जानते हैं लोग, तो उनके पास क्या है ना, पहले कभी ऑर्डर किया रहेगा तो नाम और नंबर रहता है, सो अपने को बहुत अच्छा लगता है, फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, अभी मैकडोनल्ड्स के साइड से जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया ना, वो तुम्हारे नाम पे बिल बना देगा। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है बुक्स में। सेल इनकम है, करंट ईयर का इनकम है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, देयर आर कंडीशंस। जैसे ही बिल बनाया, ओनरशिप इज ट्रांसफर। फिर उसके बाद में पिज्जा बनाने को दिया, पिज्जा बन के रेडी आया, रेडी फॉर डिलीवरी है, बराबर, और रेडी फॉर डिलीवरी हमने पिज्जा बॉय को बोला जा जाके देखे आप, तो उसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर। जब डिलीवरी हो जाता है तो क्या बोलते हैं? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। नंबर 1, ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड। नंबर 2, इट शुड बी डिलीवर्ड, दैट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड। एंड नंबर 3, देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। अभी डोमिनोज ने मेरे को पिज्जा दिया, मैंने उनको पेमेंट दे दिया, हो गया, सेल कंप्लीट। जैसे ही पैसा मिला, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, दे विल रिकॉर्ड इट। बट इफ आई एम द रेगुलर कस्टमर, they will deliver pizza to me, but I will not make the payment immediately, because मेरे सोसाइटी में नीचे पिज़्ज़ा डोमिनोज है और टॉप फ्लोर पे मैं रहता हूँ, दे नो मी, सो वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर देते, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं बोलता हूँ ठीक है दे जाना, जब भी मैं नीचे आते जाते पेमेंट कर दूंगा, तो उनको कोई अनसर्टेनिटी नहीं लगती है। वो क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड कर देते हैं, इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको अनसर्टेनिटी लगी तो फिर वो इनकम को पोस्टपोन करते हैं, और वो तभी रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली रिसीव्ड है। क्या पिज्जा लेने तक मैं बहुत अच्छा आदमी था, ले या मैंने दरवाजा मुंह पे बंद किया और वॉचमैन को बोला कौन आया, भगा इसको, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, तो वो लोग सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे, दे विल नॉट रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। अरे हमारे इंश्योरेंस क्लेम होते हैं ना, मेरा गुड्स डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कवर लेके रखा है, मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इंश्योरेंस क्लेम भी लेस फ्रॉम लॉस का मतलब है रेवेन्यू ही तो है। वो मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड करता ही नहीं हूं, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने के बाद लंबा प्रोसीजर है। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आएंगे, सर्वे करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट जानी चाहिए, पुलिस की सर्च रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में पुलिस बोले कि नहीं मिला, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगा। कभी कभी 2-2 साल निकल जाता है। सो सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश, सो आई डोंट रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू। वो मैं लॉस में से माइनस करता ही नहीं हूं। हाँ, 2 साल के बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, तब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तब मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता हूं। सो AS 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको बताता है व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। मैं तुमको 5 आइटम्स का बताता हूं। नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स बता दिया मैंने। सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉर्ड करने का? व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। एंड नंबर 3, there is no uncertainty of collection. There is no uncertainty of collection. If the uncertainty arises, then record revenue only when actual collection is made. Rendering of services. When to recognize income from service? Number 1, when the service is rendered. Number 1, when the service is given. And second is, there is no uncertainty regarding collection. Service दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, अब तुमने फीस दी, हमारे लिए एडवांस फीस है, तुम्हारा बैच कंप्लीट होने के बाद वो इनकम बनेगी। तुमने फीस दी ना, तो हम लोग ने कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस लिख रखी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिख रखी है, क्योंकि अभी तक सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा बैच खत्म, सर्विस इज रेंडर्ड, उस दिन हम लोग बोलेंगे वो एडवांस से निकल के P&L के क्रेडिट में जाएगा। हैव यू गॉट इट? सर्विस मस्ट बी रेंडर्ड एंड नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। सो गुड्स के लिए 3 कंडीशन, सर्विसेज के लिए 2 कंडीशन। रिगार्डिंग उसके बाद में और मैं बताता हूं, 5 आइटम बताता हूं। सबसे पहला क्या बोला? गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज नथिंग बट सेल ऑफ सर्विस। फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट इनकम के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन, एंड नंबर 2, देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी। मैंने एक दिन अचानक से आके तुम लोगों को बोला कि तुम सब अच्छे घर से आते हो, बहुत बड़े बड़े घर से आते हो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, सब मेरे को हेल्प करो, ज्यादा नहीं 10-10 हजार रुपया दो, आई विल गिव यू इंटरेस्ट ऑल्सो। अब तुम मेरे से इतने दिन से पढ़ रहे हो,
तो तुमको लगा सर को तकलीफ है, तो तुमने सबने 10-10 हज़ार रुपये अरेंज किया। किसी के पास तो खुद के पास पड़ा था, कोई पेरेंट्स से लेके आया, सबने मिलकर 10-10 हज़ार रुपये दे दिया और मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए जमा हो गए। और मैंने बोला मैं सबको 10% इंटरेस्ट दूंगा। तुम लोग ने बोला नहीं नहीं सर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप पैसा ले लो वापस दे देना। फिर भी मैंने बोला नहीं मैं दूंगा, तो तुमने भी मन में बोला दूंगा तो मैं लूंगा। कोई जबरदस्ती कर रहा है तो क्यों छोड़े, घर पे नहीं बोलेंगे, ये अपना इंटरेस्ट का पैसा। अब 1 महीना निकल गया, नाउ यू ऑल आर वेटिंग फॉर इंटरेस्ट इनकम। तुमने तो कैलकुलेट भी कर लिया क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे होता है ना, 1 महीने का कैलकुलेशन करके रखा। अब मेरा लेक्चर आया और उस दिन मैं तो ऐसा गुस्से में ही आया, चेहरा ऐसा बना गया तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई किसी की पूछने की। ऐसा 3 दिन तक लेक्चर निकल गया, मैं तो चेहरे पे ऐसा गुस्सा लेके आया ना, तुमने किसी ने नहीं पूछा। चौथे दिन एक को लगा बोला अरे गुस्सा तो गुस्सा, पैसा है ब्याज तो मिल चाहिए हमको, तो एक ने हिम्मत करके बोला सर वो इंटरेस्ट का क्या हुआ। मैंने बोला दूंगा। ऐसा करके मैंने लेक्चर चालू कर दिया। अब ऐसा हो गया कि 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, अब एकदम चीजें क्लियर हो गई है। इंटरेस्ट छोड़ो, प्रिंसिपल खतरे में तुम्हारा। इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल भी डूबने पे है, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। कैलकुलेट तो कर रहे हो एक्रूअल बेसिस पे, बट कलेक्शन की अनसर्टेनिटी है। अगर कलेक्शन की अनसर्टेनिटी है तो ये इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी। ये तभी रिकॉर्ड होगी जब तुम एक्चुअली कलेक्ट करोगे। क्या कई बार है ना, हम लोग जब गुड्स सेल करते हैं ना तो कस्टमर को बोलते हैं 14 डेज में पेमेंट करने का, नहीं पे करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। और कभी भी वो इंटरेस्ट वसूल नहीं करते हम लोग, क्योंकि मालूम है पागल है क्या, कस्टमर ने इंटरेस्ट एक बार दिया ना तो अगले बार अपना कस्टमर नहीं रहेगा, अगले बार अपने से गुड्स ही नहीं लेगा, वो दूसरा किसी से ले लेगा। बोले बेकार लोग है, पहले तो गुड्स बेच के पैसा लेते फिर ब्याज लेते। क्या हमारी मोनोपोली थोड़ी है, हम लोग ही थोड़ी है जो गुड्स बना रहे हैं। देयर आर मेनी अदर्स हु आर सेलिंग दिस गुड्स। सो हमने लोग इंटरेस्ट का प्रोविजन तो रखा है, बट वो इंटरेस्ट कभी भी हम लोग ने ना तो कैलकुलेट किया ना रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलने की कोई सर्टेनिटी नहीं है। खाली कस्टमर को डराने के लिए 14 डेज में नहीं दिया ना तो इंटरेस्ट लगा दूंगा, बाकी 14 डेज के बाद में भी दिया ना तो छोड़ इंटरेस्ट माफ, कोई इंटरेस्ट नहीं, ओरिजिनल अमाउंट दे दे। सो वी नेवर चार्ज द इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट इनकम हम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ऐसे इंटरेस्ट इनकम को 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए। नंबर 1 कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस, कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, बराबर। एंड नंबर टू क्या बोला मैंने, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन शुड बी देयर शुड नॉट बी अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। सो मैंने 3 बता दिया। सेल ऑफ गुड्स की 3 कंडीशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सामने वाले के नाम पे बिल बनना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, डिलीवरी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कलेक्शन की। रिगार्डिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड नो अनसर्टेनिटी। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, कब मैं बोलूंगा इनकम इज रियलाइज्ड, इनकम इज रियलाइज्ड। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से अब क्या बच गया, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम तब रिकॉर्ड करने का, नंबर 1 जब डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, नॉट व्हेन डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स। अरे डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं, वो खाली प्रपोजल है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में और शेयर होल्डर अप्रूव करता है उसको। सो एजीएम में जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा उसके 30 डेज में डिविडेंड पे करना पड़ता है। प्रपोजल तो डायरेक्टर्स का खाली एक प्रपोजल होता है, वो तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देते हैं, दैट इज नेवर टेकन एज इनकम। सो राइट टू डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, नॉट व्हेन इट इज प्रपोज्ड। व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, नॉट व्हेन इट इज प्रपोज्ड। एंड सेकेंड कंडीशन, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। अरे डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, लेकिन डिक्लेयर किसने किया, किंगफिशर ने। किंगफिशर ने डिक्लेयर किया तो मिलेगा क्या, भाग गया खुद, यहां पे अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दी, टैक्स नहीं दिया, बैंक को बैंक का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो डिविडेंड डिक्लेयर करके हमको कहां डिविडेंड देगा। सो डिविडेंड डिक्लेयर करता है टाटा कंपनी, मिलेगा। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन इज देयर, समझा क्या नहीं। अंबानी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, अडानी करता है, ये सब लोग गोदरेज करता है, तो हमको डिविडेंड मिलेगा। द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड I will record it because there is no uncertainty of collection. 30 days के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में हिट होएगा वो डिविडेंड, मेरे बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। Have you got it? So number 1 declared and number 2 certainty of collection. So dividend income के लिए 2 कंडीशन क्या है, it should be declared not proposed, it should be declared and no uncertainty regarding collection. And the last one, उसके बाद में लास्ट पॉइंट, रॉयल्टी।
रॉयल्टी इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? पहली बात तो रॉयल्टी होती क्या है? इनटेंजेबल एसेट से जो रेंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। इनटेंजेबल एसेट से जो रेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। इंटेलेक्चुअल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अभी मैंने मेरे लेक्चर बेचने का राइट्स दिया, एक सोल सेलिंग एजेंट मैंने अपॉइंट की इन राजस्थान रीजन। मैंने एक सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया हुआ। अब वो सोल सेलिंग एजेंट मेरे लेक्चर सेल करता है। अब लेक्चर सेल करता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, लेक्चर बेचने के बाद में, अच्छा उसको परमिशन टू सेल द लेक्चर्स, परमिशन टू सेल द लेक्चर्स के लिए उसने 5 लाख रुपए पे किया है मेरे को। पहले उसको परमिशन, राइट टू सेल द लेक्चर खरीदना पड़ेगा, तो ही पेड में 5 lakhs, तो वो मेरा बन गया फ्रेंचाइजी। सो 5 लाख रुपए का वो एक एसेट बताएगा, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को एक एसेट शो करेगा, और 5 साल का एग्रीमेंट है ना, तो डिवाइड बाय 5 years, हर साल 1-1 लाख रुपए अमोर्टाइज करेगा। फिर लेक्चर्स बेचने के बाद में 60% उसका, 40% मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा लेक्चर्स है ना, तो मेरे को मिलेगा रॉयल्टी। क्या मिलेगा? ये जो 40% मेरे को मिलेगा उसको बोलते हैं रॉयल्टी। मैंने एक बुक लिखी, पब्लिकेशन हाउस है टैक्समैन, टैक्समैन ने उसको बुक को प्रिंट किया और सेल किया, वो मेरी बुक्स पब्लिश कर रहा है। एक बुक 1000 रुपए की बिकती है, उस पर 200 रुपया मेरे को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। व्हाट यू कॉल इट एज? लता मंगेशकर ने गाना गाया, गाना का तो गाया, उसकी तो फीस मिल गई। उसके बाद में वो गाना जब जब कोई भी म्यूजिक एल्बम में साथ में कोलैबोरेट हुआ, तभी वो म्यूजिक एल्बम बिक के जो भी पैसा आया, हर एक सीडी, हर एक म्यूजिक एल्बम जो भी बिका, अब तो सीडीज नहीं बिकते, अब तो अलग अलग मीडियम हो गए, वो म्यूजिक एल्बम जहां जहां भी बिका, ऑनलाइन बिका या ऑफलाइन बिका, जैसे भी सेल हुआ, हर एक यूनिट बिकने पे शी विल गेट 1000 रुपीज, शी विल गेट 1000 रुपीज। सो उसको बोलते हैं रॉयल्टी। व्हाट यू कॉल इट एज? सो एज पर रॉयल्टी एग्रीमेंट, नंबर 1 इज एज पर। हमारा एग्रीमेंट क्या है? हमारा एग्रीमेंट सेल पे क्या प्रोडक्शन पे? क्योंकि सेल पे कंट्रोल नहीं है। इंडियन मूवीज, इंडियन सॉन्ग्स तो ओवरसीज भी बिकते हैं, मालूम ही नहीं। सेल तो कहां भी होगा, लेकिन प्रोडक्शन तो इधर ही होता है। 1 यूनिट बनाओ, मेरे को 1 रुपया दे दो, बस हो गया। 1 यूनिट पे 1 रुपया, लाख यूनिट पे लाख रुपया, 10 लाख यूनिट पे 10 लाख रुपया, वो मेरे लिए हो गया एग्रीमेंट। प्रोडक्शन पे एक एग्रीमेंट होता है सेल ऑफ यूनिट्स पे, सम परसेंटेज ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। हैव यू गॉट इट? एंड सेकंड कंडीशन इज अगेन द सेम, देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। ये हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे थे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है व्हेन टू रिकॉर्ड द इनकम। क्या बताता है? हाँ, व्हेन टू रिकॉर्ड, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द इनकम, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द इनकम। सो देख लो, अपने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने कवर कर लिए। पहले तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तुमको एग्जाम में आएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तो बोलने का गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, एक्रूअल हो गया, मैचिंग हो गया, गोइंग कंसर्न कर लिया, अब रियलाइजेशन भी हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट भी हो गया। अब क्या बच गया? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बच गया, और क्या बच गया? कंजर्वेटिज्म बच गया, और क्या बच गया? मटेरियलिटी। बराबर ना? सो अभी अपना ये 3 ही बच गया। कंसिस्टेंसी 4 बच गया, ठीक है ना? अभी क्या है ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट मोस्टली, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मोस्टली ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन एसेट्स। एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट द प्राइस एट विच इट इज परचेज फॉर, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। कौन सा कॉस्ट? हाँ, जो प्राइस पे खरीदा वो प्राइस पे हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। सपोज मैंने एसेट खरीदा है 10 लाख रुपए में, तो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा 10 लाख, एंड ओवर द ईयर्स में 10 लाख को डेप्रिशिएट करूंगा। ओवर द ईयर्स आई विल डेप्रिशिएट 10 लाख। बराबर। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख डेप्रिशिएट कर दिया, कितना बच गया? रिमेनिंग कॉस्ट 9 लाख। अरे 10 लाख के कॉस्ट में से 1 लाख का कॉस्ट पीएनएल में चला गया, रिमेनिंग कॉस्ट कितना? 9 लाख। लेकिन मार्केट में वैल्यू अगर 10 लाख है तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूं। अगर मैंने बढ़ा दिया तो इट इज वायलेटिंग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इट इज वायलेटिंग, क्योंकि वो इनकम नहीं है ना मेरी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो इनकम बताता है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट में ज्यादा दिख रही है और मैंने बढ़ा दिया, तो इट विल वायलेट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो अगर मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं, कौन सा कॉन्सेप्ट? सो ऑल द एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द प्राइस एट विच इट इज परचेज फॉर। और खरीदने के समय जो भी खर्चा लगा वो भी उसी में ऐड होएगा। वो हम लोगों ने कैपिटल रेवेन्यू सीखा हुआ है।
वी हैव लर्न इन कैपिटल एंड रेवेन्यू, क्योंकि वो भी कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट. वैसे और एक कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट? लेकिन वो यहाँ पे नहीं मेंशन है ना अपने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में, तो उसकी बात नहीं करेंगे. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट एंड ओवर द इयर्स द सेम कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल. वही कॉस्ट में से हम लोग अमाउंट पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे. दैट इज अबाउट कॉस्ट कॉन्सेप्ट. उसके बाद क्या है नेक्स्ट? कंजर्वेटिज्म है, एक कंसिस्टेंसी है. अभी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे, पहले आते हैं कंसिस्टेंसी. मैंने फर्स्ट ईयर में एक मशीन खरीदी, 1 लाख रुपया कॉस्ट, 10% डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कितना आ गया, 90,000. फिर उसके बाद में 10% डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कितना आ गया, 80,000. फिर से 10% डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बोलो बैलेंस कितना आ गया, 70,000. इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कंसिस्टेंसी. मेरे को थोड़ी बोला गया था कि SLM पे करो, बट एक बार मैंने 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे किया, तो जब तक मेरे को नहीं बोला जाए मैं ओरिजिनल कॉस्ट को ही डेप्रिशिएट करते जाऊंगा. हैव यू गॉट इट? सो कंसिस्टेंसी का मतलब है ईयर आफ्टर ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी शुड रिमेन द सेम, सो दैट योर बैलेंस शीट्स, your P&L statements are comparable, your past year is comparable with the current year. So consistency must be followed. Consistency का मतलब ही है कि policies should remain same year after year. लेकिन that doesn't means rigidity. इसका मतलब rigidity नहीं होता है कि पॉलिसी सेम ही रखना चाहिए, बदल ही नहीं सकते. क्या हम लोग बदल सकते हैं? वी कैन चेंज इट. हम लोग बदल भी सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए है ना, बदलने के लिए अपने पास 3 रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए. 3 रेलेवेंट पॉइंट्स बता रहा हूं. इट कैन बी चेंज फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर ये 3 में से कोई भी एक रीजन मिल जाए ना, ये 3 वैलिड रीजन है, तो हम लोग पॉलिसीज को बदल सकते हैं. अदरवाइज पॉलिसीज बदलना अलाउड नहीं है. कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम पॉलिसीज अपने को चलानी पड़ेगी. फीफो मेथड है तो फीफो मेथड ही चलता रहेगा. हम लोग नहीं चेंज करेंगे. हम लोग फीफो से वेटेड एवरेज पे नहीं जाएंगे, फीफो से लीफो पे नहीं जाएंगे. लेकिन अगर मेरे को ये 3 में से कोई वैलिड रीजन मिल गया कि लॉ बोल रहा है, एज पर लॉ यू हैव टू चेंज दिस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ नोबडी कैन यूज फीफो मेथड, और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं मेथड बदल सकता हूं. So that is what is consistency. Year after year the policies will remain the same. फिर cost concept asset के recording के लिए था, फिर हो गया consistency. अब 2 बचता है, conservatism and materiality. ये दोनों मैंने policy topic में भी किया था. जो policy topic था उसमें भी बताया था. conservatism का मतलब होता है recording of, making provision for future expenses and losses. We never make provision for future income. RFDC should not be recorded. हम फ्यूचर में होने वाली इनकम उसी दिन रिकॉर्ड करते जब वो इनकम हो जाए. आज फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही पीएनएल में देखो. अगले साल बैड डेट्स होने वाला है तो आरडीडी क्रिएट किया, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट. सो अगले साल जब बैड डेट्स होगा तो वो आरडीडी से माइनस होगा, पीएनएल को हिट नहीं करेगा. स्टॉक को वैल्यू करते कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर. अरे बिक के प्रॉफिट अगर 100 रुपया कॉस्ट है, 120 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो 100 पे लिखता हूं मैं. जिस दिन बिकेगा उस दिन 20 रुपया रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट. आज नहीं. 100 रुपया कॉस्ट है, 90 रुपया अगर सेलिंग प्राइस है तो 90 रिकॉर्ड करता हूं. जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है वो आज ही प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका प्रोविजन आज ही कर रहा हूं. सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है बुरा सोच के चलो, बुरा सोच के चलो. जिस दिन अच्छी किया, अगर अच्छा कुछ होना है तो वो उसी दिन रिकॉर्ड करना जब हो जाएगा. लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ बुरा होना है तो उसका प्रोविजन आज से ही करके चलो, आज से उसकी तैयारी करके चलो. दैट इज कंसिस्टेंसी. सो जीएलपी रिकॉर्डेड एट surrender value in balance sheet, not at policy value. It is as per conservatism. Stock recorded at cost or NRV, whichever is lower. RDD created on debtors. All these are examples of conservatism. It is also known as prudence. It is also known as prudence. फिर उसके बाद क्या आ गया? Materiality. Materiality cannot be defined in one single line. Any event, any transaction which can change investors mind कि ये कंपनी से डील करना है कि नहीं करना, ये मटेरियलिटी. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन
जो तुमको कंपनी से डील करने या नहीं करने, या तो डील करने के लिए तुम चले जाओगे या नहीं जाओगे, उसको बोलेंगे मटेरियल इंफॉर्मेशन। बाय गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन तुम डील करने जाने ही वाले थे, तुम रुक गए, बोले नहीं बेकार कंपनी, दैट इज मटेरियलिटी। हैव यू गॉट इट? सो मटेरियलिटी, देखो मटेरियलिटी मीन्स हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी मटेरियल आइटम्स के लिए बनती है। मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट और बिग, वैल्यू वाइज, इंपॉर्टेंट और बिग, वैल्यू वाइज। मैंने तुम लोग को एक बार पहले भी बताया था कि कैलकुलेटर को तो मैं स्टेशनरी दिखाता हूं, लेकिन लैपटॉप को ऐसे, बिकॉज वो मटेरियल और ये इमटेरियल। तो ये एक्सपेंस आउट हो जाता है पीएनएल में। हैव यू गॉट इट? ये सीधा सीधा पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाता है, लेकिन मैं तो लैपटॉप पे भी प्लस माइनस ही करता हूँ, कैलकुलेशन ही करता हूँ, उसमें भी कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी वो मटेरियल है। आज एक स्टेपलर है, स्टेपलर स्टेशनरी है, लेकिन अगर गोल्ड का स्टेपलर होगा तो एसेट है, क्योंकि वो मटेरियल। सो मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट और बिग, वैल्यू वाइज। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, लेकिन बोलते हैं ना ऑर्डर प्लेस फॉर मशीनरी, 2 करोड़ की मशीनरी ऑर्डर की है, जर्मनी से मशीन मंगा रहा हूं मैं, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मैं नोट्स टू अकाउंट्स में लिखूंगा। ऑर्डर प्लेस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, बट ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे को पास ऑन करनी है मेरे इन्वेस्टर्स को कि ये जर्मन मेड मशीनरी आएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, लेबर्स निकल जाएंगे, और मेरे सेल तो चालू ही है, मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, सो यू इन्वेस्ट इन माय कंपनी। सो आज ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में आएगा। सो मटेरियलिटी मीन्स एनीथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी रिकॉग्नाइज, शुड बी समराइज, राउंडिंग ऑफ पैसेज टू रुपीज। अरे 2020 पैसे से बैलेंस शीट टैली हो रही है, तो 20 पैसा हटाओ, दोनों बाजू 2000, क्योंकि वो मेरे लिए मटेरियल नहीं है। लेकिन 2050 पैसे से हो रही है तो राउंड ऑफ कर दो, राउंडिंग ऑफ पैसेज और रुपीज, जो भी हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, कट ऑफ करते हैं, दैट इज ड्यू टू मटेरियलिटी। समराइजेशन, कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन को सेपरेटली नहीं शो करके समराइज कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो मटेरियलिटी। सो मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और बिग, वैल्यू वाइज। एंड और एक चीज, इंपॉर्टेंट और बिग वैल्यू वाइज तो होती है, लेकिन वो सारी चीजें मटेरियल है जो किसी को हमारे कंपनी से डील करने से रोक सके। दैट इंफॉर्मेशन विच स्टॉप्स एनीबडी फ्रॉम डीलिंग विद द कंपनी इज मटेरियल इंफॉर्मेशन, दैट शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है? सो ये सब अपने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन से मैंने ब्रीफली तुमको सब समझा दिया। अब तुमको पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिकली कैसे पढ़ने का ना, 3 रोज पढ़ लेने का, नीचे सब दिया हुआ है। 1 2 3 पढ़ा, फिर 4 5 6, समझा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ने का, कुछ याद नहीं रहेगा। 3 पढ़ लिया, परफेक्ट कर लिया, फिर 3 कर लो, फिर उसके बाद में 1 2 3, 4 दिन हो गया। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 2 3, 4 दिन में पढ़ने का 3 परफेक्ट होने के बाद में पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स देख लो, जहां जहां पे भी है वहां से भी पढ़ लो, तुमको ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा कौन सा ज्यादा पूछ रहे। आएगा तो इनमें से ही आएगा, आएगा तो इनमें से ही आएगा, जो मैंने ये जो डिस्कस किया है ना, इनमें से ही आएगा। परफेक्ट करके जाओ, कुछ भी चीज छोड़ के मत जाओ। मार्क्स अगर लेना है पूरा 100 में से 100 की तैयारी करके जाने का। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने के लिए अगर कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। मैंने बोला एक साथ नहीं करने का, एक साथ कर ही नहीं सकते। 3 कर लो, छोड़ दो, बस हो गया, आज का हो गया कोटा पूरा। अगले दिन और 3 कर लो, पहले वाला 3 का रिवीजन और नया 3 कर लिया, फिर उसके बाद में और नया 3 कर लो। ऐसा कर करके 4 सेशन में पूरा याद कर लो, यू बाय हार्ट, पूरा अच्छे से यहाँ दिया हुआ है, सब प्रॉपरली दिया हुआ है। ये देखो, ये सब फालतू जो चीजें नहीं इन्हें पढ़ने बैठना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ नहीं। एंटिटी कॉन्सेप्ट किधर है? ये या एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर क्या आ गया? यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स पिछले 2018 से लेके अभी तक करोगे ना, तो ये जितने भी है ना, कितने 3 का 4 सेट है, 12 आइटम है ना, 12 में से कम तुमको 6-7 आइटम तो एग्जाम के पेपर्स में मिल जाएंगे।
वहां पे आंसर भी डिफाइंड होता है, छोटा सा होता है, उधर से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, या फिर पीछे बाजू है ना, ये तो बड़े बड़े डिटेल्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे 2-3 आंसर तो इधर से आ जाएगा पीछे, वो टेस्ट योर नॉलेज रहता है ना, वहां पे छोटे आंसर्स दिए रहते हैं। और यू कैन समराइज, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 4-4 मार्क का आने वाला है, पूरा कंटेंट पढ़ के समराइज कर लो, बस इतने पॉइंट्स लिखेंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं 3-3 करके करोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और अपने बुक में भी होगा, अगर नहीं जानता तो अपने बुक में होगा, वहां से करना, अपने बुक में भी पीछे दिया रहेगा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, डेफिनेटली थियरी पार्ट में दिया होगा। सो फर्स्ट चॉइस शुड बी गिवन टू मॉड्यूल। मैंने समझाने का काम कर दिया, इससे तुमको डेफिनेटली हेल्प होगी। और जो थियरी है, जो पढ़ने का काम है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आई कैन ओनली कन्विंस यू, मैंने पढ़ा दिया, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, लिखोगे नहीं ना, तब तक तुमको राइट नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, जब पढ़ोगे तो एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा ना। एंटिटी कॉन्सेप्ट डिवाइड्स अ पर्सन इनटू 2 डिफरेंट एंटिटीज, एट होम मिस्टर ए, इन बिजनेस मेसर्स ए एंड कंपनी। पॉइंट नंबर 1, there can be transaction between owner and his own business due to entity concept. Point number 3, in books of accounts we record business transactions only, and because of entity concept, whatever is received from home is recorded as capital introduced, whatever is given to home for personal use recorded as advance. बस हो गया, 4 पॉइंट खत्म। और वो पढ़ने के बाद में ये 4 पॉइंट्स तुम ज़्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हो। जो मैंने समझा वो सब अप्लाई होगा, जितना मैंने समझा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी अप्लाई होने वाली है। लेकिन अब इसके आगे तुमको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। सो आई टेक इवन दिस थियरी पार्ट ऑल्सो कंप्लीट। अब मेरा थियरी पार्ट खाली एक ही बच गया है, अ स्मॉल लेक्चर ऑन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ नाम याद रखने हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन बनाता है, कॉर्पोरेट्स के लिए, नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करना है, ताकि एग्जाम में तुम्हारा एक आध ट्रू और फॉल्स भी रॉन्ग नहीं हो जाए। 2 मार्क भी कम हुआ तो 98 हो जाता है ना, अपन तो 100 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो वो ट्रू और फॉल्स भी रॉन्ग नहीं हो जाए, इसलिए एक छोटा सा लेक्चर बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लूंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर थियरी। चलो दैट्स इट, विल स्टॉप इट हियर।